नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर दानिश जवाब चाहिए के साथ हाजिर है। चंद इश्यूज़ है आपके सामने रखते हैं और अपने गेस्ट से सवालात करते हैं। आज 3 अहम केसेस के कह लीजिए फैसले हुए या डेट आगे बढ़ गई। उनमें फॉरेन फंडिंग का एक केस है जिसमें 6 हफ्ते का वक्त मिल गया है पीटीआई को और काफ़ी लंबा अरसा दे दिया है 6 हफ्ता। दूसरा, दहशतगर्दी की जो दिफात थी इमरान खान साहब के ऊपर, उसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ख़त्म कर दिया। तौशा खाना का केस जो बहुत ही इम्पोर्टेंट केस है, उस केस का फ़ैसला महफूज हो गया। एक तरफ तो ये बात है, दूसरी तरफ आज हम ज़रूर बात करेंगे इसके ऊपर भी कि मौजूदा हुकूमत की चाहे वो 5 महीने 6 महीने आखिर कारकर्दगी क्या है। एक तरफ लोग सैलाब से मर रहे हैं, दूसरी तरफ महंगाई से मर रहे हैं। महंगाई क्यों है, इनके अपने साबिक 2 दफ़ा फाइनेंस मिनिस्टर जनाब इसाक डार साहब कहते हैं उसकी वजह रुपये की उड़ान है। तो ये रुपये की उड़ान क्यों है जिसकी वजह से महंगाई हो रही है, और मौजूदा हुकूमत की कोई पॉलिसी भी नज़र नहीं आ रही है। इसके साथ साथ 70 अरकान की काबीना है जिनके पास न सीट है, पोर्टफोलियो नहीं है, लेकिन ये बोझ आवाम पर डाल दिया गया है, उस आवाम पर जो ऑलरेडी सैलाब से मर रही है और महंगाई से मर रही है। इस पर भी बात करेंगे। इसके साथ साथ इलेक्शन अपने वक्त पर होंगे, 2023 में होंगे। आर्मी चीफ का फैसला शहबाज शरीफ करेंगे, उस वक्त वज़ीर आज़म वो होंगे। बाज़ाब्ता हुकूमत का ऐलान हो चुका है। इस सूरत हाल में इमरान खान साहब की भी स्टेटमेंट एक बहुत अहम है जिसको हम कोट करना चाहेंगे। वो ये कहते हैं कि मुआशी इस्तेहकाम उस वक्त तक नहीं बेहतर हो सकता जो इस वक्त मुआशी मसाइल हैं जब तक सियासी इस्तेहकाम ना हो। ये बड़ी ज़बरदस्त बात की है, लेकिन आगे जो उनका कहना है कि ये सियासी इस्तेहकाम सिर्फ एक ही सूरत में बेहतर हो सकता है और वो है इलेक्शन। और अगर इलेक्शन नहीं हुआ तो फिर सितंबर में लॉन्ग मार्च होगा। ये इश्यूज़ हैं, इसके ऊपर बात करेंगे। हमारे जो गेस्ट हैं आइए उनका तारुफ कराते हैं। मेरे साथ हैं जनाब अली मोहम्मद खान साहब, साबिक वज़ीर मुमलिकत बराए पार्लिमानी अमूर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। आपका बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें ज्वाइन किया। दूसरे हैं साबिक वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, तलाल चौधरी साहब भी हमारे साथ हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब, सीनियर सहाफ़ी तज़कियाकार, आपका ही बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें ज्वाइन किया। मैं आता हूँ जनाब अली मोहम्मद खान साहब। 2 चीज़ें हैं, तो उनमें से पहले हिस्से में हम आ जाते हैं कि हुकूमत ने तो वाज़े तौर पे कह दिया है कि इलेक्शन जो है वो अपने वक्त में होगा और अगस्त 2023 में होगा। खान साहब कहते हैं कि सियासी अदम इस्तेहकाम है इस वक्त मुल्क में शदीद किस्म का, और उसकी वजह से मुआशी बहरान बहुत शदीद है, और ये एक ही सूरत में हल हो सकता है कि जब इलेक्शन हो जाए। और अगर इलेक्शन नहीं वक्त पे हुआ, नहीं कराया गया, तो सितंबर में लॉन्ग मार्च होगा। तो ये सियासी अदम इस्तेहकाम का असल जिम्मेदार कौन है सर इस वक्त? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम मुबारक अला सय्यिदिना मोहम्मद। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। सामने की बात है कि मुल्क की इकॉनमी मजबूत तब होगी जब यहाँ पे सियासी इस्तेहकाम होगा। वो इससे लिंक्ड है। सियासी इस्तेहकाम के बग़ैर माशी इस्तेहकाम और मजबूती नहीं आ सकती, और पाकिस्तान रोज़ बरोज़ एक बहुत बड़ी दलदल में गिरता चला जा रहा है। और अल्लाह ना करे लेकिन डिफ़ॉल्ट की तरफ खुदा न खास्ता मुल्क ना चला जाए जिस तरीके से ये हो रहा है। हम हर रोज़ टॉक शोज़ में बैठते हैं, मुख्तलिफ़ जमातों के लोग बैठते हैं, एक दूसरे के ख़िलाफ़ हम बात करते हैं, लेकिन इस शोर व गौगा में जो अवाम की चीख पुकार है वो कहीं गुम हो जाती है। इस वक्त अवाम को बड़ा मसला है, और जिस बात पे PDM की हुकूमत जो है एक बैरूनी मुदाखलत के बाद एक रजीम चेंज ऑपरेशन के थ्रू हुकूमत में आई, जो बहाना बनाया गया, जो अवाम को एक सब्ज़ बाग दिखाया गया कि कमोडिटी प्राइसेस को मियाँ साहब के दौर के प्राइसेस पे वापस लाने का उन्होंने इंदिया दिया, और अवाम को एक लारा दिया कि हम आपको कीमतें कम करके देंगे, और हमारे ख़िलाफ़ 3-3.5 साल महंगाई का नैरेटिव बनाने की कोशिश की गई। आज जिस मकसद के लिए लोग आए थे
अवाम को जो बताया था वो तो हासिल नहीं कर सके। तलाल साहब की जो जमात है, जो मेन जमात है PDM की, उनकी आज आप देख लें, कोरोना के ज़माने में हमने 800 रुपये का थैला 20 kg का दिया था, आज 2200-2300 से भी आगे बढ़ चुका है। पेट्रोल डीजल 150 का था, आज 250 पे पहुंच चुका है। और डॉलर की उड़ान भी आपके सामने है। पेट्रोल, ये बिजली और गैस के, खासकर बिजली के बिल इस दफ़ा इस महीने के जो आए हैं, बेशुमार ऐसी रिपोर्ट्स आई हैं कि घरों की ख़वातीन ने अपनी बालियां और अपने कंगन बेचे हैं बिल भरने के लिए। ये कि हकीकत है, इससे ना मुस्लिम लीग नून ना पीपल्स पार्टी के लोग इनकार कर सकते हैं। अब इस पे ये कहेंगे कि हमारी वजह से ये हुआ, तो जब जिस वक्त हम मौजूद थे हुकूमत में ऐसा नहीं था। अब आप आगे हैं, आपको इसका जवाब देना है। दूसरा, आपने पूछा इसके रिस्पॉन्सिबल कौन है। इसके रिस्पॉन्सिबल यही लोग हैं। अगर कोई रजीम चेंज ऑपरेशन हो रही थी और बाहर से खुलम खुला मुदाखलत हो रही थी, तो जिस बात पे मुस्लिम लीग नून ने अपना नैरेटिव खड़ा किया था, खुद ही उन्होंने जिंदा उसको ज़मीन में गाड़ दिया और उसका जनाजा मौलाना फजल रहमान साहब से पढ़वा दिया। पूछे भला क्या? वो था वोट को इज्जत दो। वोट को इज्जत देने के लिए उन्होंने बैरूनी मुदाखलत का हिस्सा बने, और वोट की ताकत से आने वाले लोग, चाहे आप कुछ भी कहें, एक जमात है जिसकी 150 सीटें हैं, दूसरी जमात है जिसकी 80 सीटें हैं, और 80 सीटों वाला जो है मेल मिलाप करके, पैसा चला के और जरलू घुमा के वो हुकूमत में बैठ गए। आप मुझे बताएं, क्या ये वोट को इज्जत दो है? आज ना इनका नैरेटिव इनके पास है, ना इनका पंजाब इनके पास है, ना इनका वोट बैंक इनके पास है। आज इनके पास सिर्फ और सिर्फ 25 किलोमीटर की हुकूमत है जो रोज बरोज जमीन में धंसती चली जा रही है। डॉक्टर साहब, इस सारे क्वागमायर से, दलदल से निकलने का वाहिद रास्ता ये है, इलेक्शन कराएं, अवाम को फैसला करने दें। अगर वो समझते हैं कि मियाँ साहब अहल हैं, शहबाज साहब, तो उनको दे दें वोट। लेकिन जिस तरीके से चोर दरवाजे से ये लोग आए हैं, वो किसी को एक्सेप्टेबल नहीं है। खासकर जो नैब पे उन्होंने खुदकुश हमला किया है और 1100 अरब से ज्यादा का अपने आप को रिलीफ दिया है, वो मैं समझता हूँ इस पाकिस्तानी अवाम के साथ जो है वो जुल्म है, जुल्म अजीम है। अच्छा ज़िया, ये ज़रा सा मैं इस पे भी आपसे बात करना चाहूँगा कि ये जो सैलाब से तो एक तरफ लोग मर रहे हैं, बहुत ज़्यादा जो इस वक्त आफत आई हुई है, दूसरी तरफ महंगाई से मर रहे हैं। और महंगाई के बावजूद काबीना जो है वो 70 अफराद की है सर, यानी पोर्टफोलियो भी जो है वो नहीं दिया जा सक रहा है, सीटें नहीं हैं, लेकिन 70 काबीना अफराद है। इसका बोझ तो आवाम ही उठाएगी ना सर। क्या कहेंगे अली मोहम्मद साहब? डॉक्टर साहब, इसका तो जवाब तलाल चौधरी साहब हैं, वो मुझे नहीं पता वो किस तरह देंगे। हालांकि मेरे ख्याल में जिस तरीके से हमारे मुल्क में रुझान चला है, हमारे दौर में भी ऐसे PMs थे, लेकिन इस तरह की भरमार नहीं थी। 70 अफराद की काबीना इस हालत में जब सैलाब आ चुका है और मुल्क में लोग खाने को तरस रहे हैं, और ये हकीकत है कि लोग अब खाने पीने की मुताजी आ गई है, क्योंकि 17,000, 20,000, 25,000, 30,000 रुपए का जो मुलाजिम है, जो डेली वेजर है, जो कम तनख्वाहदार है, वो इस वक्त कुछ और करने के अलावा सिर्फ ये सोच रहा है कि बिजली और गैस के बिल आ रहे हैं, बच्चों की फीसें आ रही हैं, मैं क्या करूंगा। तो आप इनसे पूछें कि इस हालत में ये जितनी जो अजीम व शान इन्होंने काबीना अपनी बनाई है, कोई रह तो नहीं गया जिसको पोर्टफोलियो नहीं मिला, सवाए मेरे छोटे भाई तलाल चौधरी के? बाकी तो सबको मिल गया। तलाल चौधरी को आप लोगों ने बैन कराया हुआ। मैं आता हूं तलाल चौधरी साहब से पूछ लेता हूं। तलाल चौधरी साहब, एक तो ज़रूर ये बताइए कि वाकई इस वक्त बिजली, गैस, डीजल, पेट्रोल के जो हालात हैं, हालांकि दुनिया भर में इसकी कीमत कम हुई है, बिजली का बिल तो आपके सामने है, लेकिन मैं आऊँगा सर, सैलाब से लोग मर रहे हैं, दूसरी तरफ महंगाई से मर रहे हैं, और एक बहुत ही अहम हमारे जो वज़ीर ख़जाना रहे हैं 2 दफ़ा, इसहाक़ डार साहब, उनका कहना है कि महंगाई की वजह डॉलर का परवाज़ है और डॉलर के परवाज़ को रोका जा सकता है, लेकिन वो हम नहीं देख रहे हैं कि आपके वज़ीर ख़जाना इस पे कोई काम कर रहे हैं। मिफ्ता इस्माइल साहब के बारे में बात करूँ। एक तो सर इसका ज़रूर जवाब दीजिए, उसके बावजूद 70 की काबीना आपने बना दी है, इसका बोझ कौन उठाएगा? एक चीज़। दूसरा एक सवाल है इसके साथ अटैच कि इमरान खान कहते हैं कि मौशी जो इस वक्त अदम इस्तेहकाम है या बहरान है, उसका हल सियासी इस्तेहकाम में है, और सियासी इस्तेहकाम के लिए उनका कहना है
कि इलेक्शन करा दें, और अगर इलेक्शन नहीं कराएंगे तो सितंबर में वो लॉन्ग मार्च करेंगे। तो मैं आपसे ये ज़रूर पूछना चाहूँगा कि आजकल मौजूदा सियासी बहरान का जिम्मेदार कौन है? जी तलाल साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये तो बिल्कुल मुसलमा असूल है कि सियासी इस्तेकाम जो है वो मुआशी इस्तेकाम फराहम करता है। मगर मुझे ये बताइए डॉक्टर साहब, क्या मुल्क में जब भी मुआशी अदम इस्तेकाम होगा तो फौरी तौर पर नया इलेक्शन करवा दिए जाएंगे? और ये वो वाले लोग बात कर रहे हैं जिन्होंने 4 साल में 4 वजीर खजाना बदले हैं, 5 उन्होंने FBI के चेयरमैन बदले हैं, जिनका अपना आखिरी वजीर खजाना कहता था हमारे पास कोई प्लान नहीं था, इसीलिए इस मुल्क का और इसकी मईशत का बेड़ा गर्क हुआ। और उसके बाद दूसरा खान साहब आर्गूमेंट करते हैं कि बड़ी अहम अपॉइंटमेंट होने वाली है, सो अपॉइंटमेंट जो है वो एक नए लोगों को नए मैंडेट के साथ करनी चाहिए। क्या हर 3 साल बाद एक इलेक्शन हुआ करेगा क्योंकि एक अपॉइंटमेंट करनी है? और उसके बाद देखिए, ये मामला इलेक्शन का जो है, ये अब इन्हें अच्छा लगे या बुरा लगे, ये अभी मेरे भाई कह रहे थे 25 किलोमीटर की हुकूमत है। 2 चीजें आपको मैं, ये इमरान खान साहब जो जलसों में बार बार करते हैं, अपॉइंटमेंट भी 25 किलोमीटर वाली हुकूमत करेगी और इलेक्शन भी 25 किलोमीटर वाली हुकूमत की मर्जी से उसका फैसला होगा। जितना जोर लगता है, जितना जोर से ये जो कर सकते हैं, लॉन्ग मार्च करना है, इन्होंने कोई पहले भी बड़ा कुछ करके देखा है, वो करके देख ले। जो इन्होंने वो कहते सप कटना ना काट लो। अब ये इलेक्शन इस तरह नहीं होगा और मुसल्लत किया गया जबरदस्ती का इलेक्शन हम क्यों लड़ें जी? लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए। लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए जो ज्यादतियां की गई हैं नून लीग और बाकियों के साथ, उसका अजाला हो। और जो रायतें दी गई हैं खान साहब को स्पेशली, लाडला स्पेशल है ये, यानी इनके लिए 62-63 और है, मेरे लिए और है। इनके लिए तोशा खाना और एसेट बियॉन्ड मीन का केस और है, बाकी दुनिया के लिए और है। सो बाकी ये इनके लिए भी वही कानून जब तक नहीं लगेगा जो कि मेरे पे और बाकियों पे लगा है, तब तक लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं हो सकती। लेवल प्लेइंग फील्ड होगी जब कानून सबके लिए एक जैसा होगा, खुसूसन खान साहब और उनके चंद लाडलों के लिए। उसके बाद एक माहौल बनेगा इलेक्शन का और उस इलेक्शन जरूर होंगे, लेकिन फिलहाल इलेक्शन का कोई चांस नहीं है। और ये जनवरी फरवरी के ख्वाब देखना भी छोड़ दें, ये अगली जनवरी फरवरी उससे अगली हो सकती है। ये मुझे इलेक्शन पर बातचीत जो है वो अगली गर्मियों में शुरू होगी। अच्छा सर, मैंने आपसे ये सवाल भी पूछा था कि ये बताइए कि ये 70 की काबीना आपने रख ली है सर, और मुसलसल डॉलर ऊपर जा रहा है, महंगाई ऊपर जा रही है, आपके नज़र में भी है, तो ये इसकी जिम्मेदारी कौन उठाएगा सर कि ये आवाम पर जो बोझ डाला जा रहा है 70 की काबीना का, सैलाब से लोग मर रहे हैं, महंगाई से मर रहे हैं, पेट्रोल और बिजली और गैस के बिलों से मर रहे हैं, क्या करेंगे सर ये? अब तो एक हुकूमत का टाइम हो चुका है आपका अच्छा खासा, क्या कर रहे हैं आपके वजीर खजाना? देखिए डॉक्टर साहब, गुजारिश ये है कि हमारा तो ब्रांड ही PMLN का रिलीफ देने का था, लोगों को आसानियां पैदा करने का था। हम कोई इतने ये तो नहीं हो सकता कि हम जानबूझ के ऐसे हालात और ऐसे इकदामात उठा रहे हैं। मुझे ये बताइए, बड़ा आसान रास्ता है आज भी हमारे लिए, सियासी शोबदाबाजी दिखा देते हैं। यहां पर बैठे बैठे 1 मिनट में पेट्रोल 150-125 रुपए का कर देते हैं, डॉलर इससे नीचे गिरा देते हैं, बिजली के बिल वो आधी मुफ्त कर देते हैं, और मुल्क का बेड़ा गर्क होता है, वो होता है श्रीलंका बनता है, बनता रहे, और उसके बाद हम भी नारे लगाना शुरू कर देते हैं, आए इलेक्शन लड़े। ये तो बड़ा आसान रास्ता है, हमने तो मुश्किल रास्ता चुना है। और इस रास्ते पे डाल के कौन गया है? वो आदमी जो आज, मेरा मतलब है, कह रहा है कि मुआशी इस्तेकाम आना चाहिए, जिसकी मुआशी पॉलिसियों की वजह से आज पाकिस्तान इधर खड़ा है। बाकी इंशाल्लाह ताला अभी हमारी जो ये जो जुल्म ज्यादतियां हुई हैं उससे हमारी A टीम को खेलने का मौका नहीं मिला। वो भी अगर डार साहब समेत खेलने का मौका या आने का मौका, परफॉर्म करने का, खिदमत करने का मौका मिलेगा तो बहुत सारी चीजों में और भी बेहतरी आएगी। ठीक है, चलिए मैं आता हूं जनाब हफीजुल्लाह नियाजी साहब, दोनों इश्यूज़ के ऊपर आपने बात सुना है। क्या आप समझते हैं कि मुआशी, ये तो बात, इस पे तो सर यूनिवर्सली सब कोई राज़ी है कि मुआशी इस्तेहकाम के लिए सियासी इस्तेहकाम की ज़रूरत है, लेकिन मौजूदा हालात में जबकि सैलाब आया हुआ है, हालात
आपके सामने हैं, और खान साहब कहते हैं कि सियासी इस्तेहकाम सिर्फ एक ही सूरत में आ सकता है कि जब इलेक्शन करा दिया जाए। तो आप समझते हैं कि सर इलेक्शन से सियासी इस्तेहकाम आ सकता है? एक तो ये, और दूसरा ये कि ये 70 की काबीना है सर, और महंगाई का हाल देख लें, सैलाब से लोग मर रहे हैं। खुद इसहाक डार साहब का कहना है कि डॉलर अगर प्रवास करेगा तो महंगाई होगी, और दूसरा जुमला उनका ये है, उसी इसहाक डार साहब का, कि डॉलर को कंटेन किया जा सकता है। लेकिन क्या वजूहत है कि मिफ्ता इस्माइल मुकम्मल इसमें फेल हो रहे हैं सर? जी न्याजी साहब। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया जी। पहले तो 2-3 चीज़ें कर लें, ये जो इकॉनमी है इसको भी एड्रेस कर लेते हैं कि मुल्क में जो सियासी अदम इस्तेकाम है, ये इसमें बिल्कुल दो राय नहीं है। मेरा तो खैर ये बहुत पुराना नैरेटिव है, उस वक्त समझाना बड़ा मुश्किल होता था कि सियासी अदम इस्तेकाम की कोख से सारे क्राइसिस जन्म लेते हैं। इक्तिसादी बुहरान भी लेते हैं। आपने तहरीक इंसाफ की हुकूमत में देखा कि गवर्नेंस जो है उसका जो फेलियर हुआ है, उसकी वजह ये नहीं थी कि इमरान खान साहब की टीम जक्सन नालायक थी। हो सकता है उसमें कुछ लोग बड़े पाए कि हों, अच्छे हों, लेकिन आप देखें कि पूरा गवर्नेंस का कोलैप्स था। अभी तलाल साहब ने थोड़ा मेंशन किया है कि एक जगह पे एक डिस्ट्रिक्ट डीसीओ से लेके, डीसी से लेके, एसपी से लेके, आप ये देखें कि 4-4, 5-5 जो बहुत अच्छा स्टेबल जहाँ पे निज़ाम रहा है वहाँ 4 तबादले हुए हैं, और जहाँ पे बिल्कुल अत मची रही है वहाँ से 7-7, 8-8 तबादले तक हुए। चीफ सेक्रेटरी आईजी लेवल पे तो 5-5 तबादले हुए हैं सूबा पंजाब के अंदर। और मरकज़ के अंदर फेडरल सेक्रेटरी देख लें, अभी पता करवा लें मुझे किसी ऐसे फेडरल सेक्रेटरी का बता दें कि जो 3.5 साल इमरान खान साहब की हुकूमत में रहा हो। और फिर मिनिस्ट्रीज भी देख लें। इस इशू ये है कि जी ये सियासी अदम इस्तेकाम जो है, ये मेरे नज़दीक तो खैर पाकिस्तान का लंबा एक लामतनाई सिलसिला है, लेकिन 2014 से जो शुरू किया गया उखाड़ पछाड़ शुरू हुई थी, और एक बंदा आता है, पता नहीं उसका क्या कहना चाहिए, बेअदबी होती है, ताहिरुल कादरी साहब, और अप्रैल के अंदर पूरे पाकिस्तान में बिल बोर्ड्स लग जाते हैं कि सियासत नहीं रियासत बचाओ। मेरा सवाल आज तक यह है कि रियासत पे 2014 में कौन सी उफ्ताद पड़ गई थी कि उसको बचाने का जो मुकद्दस फरीजा जो है ताहिरुल कादरी साहब और इमरान खान साहब को सौंपा गया, उनके कमज़ोर कंधों पे ये भारी जिम्मेदारी डाल दी गई, और फिर एक अंपायर की उंगली जो है उनको दे दी गई। अब क्राइसिस ये है जी कि वो तो चलो एक तारीख कैसा है, फिर उसके बाद पैनामा में तो खैर बहुत चूंकि करप्शन पकड़ी गई तो ये जो है इनके जो है कई कत्ल माफ हो गए। RTS बिठाया ना बिठाया मुझे उससे कोई गर्ज नहीं है, लेकिन जो निज़ाम आपने दिया 2018 के बाद वो अदम इस्तेकाम का शिकार था। ये मैं मानता हूं कि आज जो निज़ाम है उससे दुगना अदम इस्तेकाम का शिकार है। जो आज बहरान इक्तिसादी इमरान खान साहब से दुगने का है, और लेकिन ये भी मैं शर्तिया कहता हूं कि इक़्तिदार इमरान खान को दे दें तो ये 4 गुना हो जाएगा, क्योंकि ये वजूहात वो नहीं है जो यहाँ पे अपनी सहूलत के लिए बताई जा रही हैं। ये इसकी वजूहात कुछ और हैं कि ये मुल्क जिस तरफ डगर पे अल्हम्दुलिल्लाह 2014 से लगाया गया था, ये उसके कॉन्सिक्वेंस उसके रिजल्ट्स हैं। हम बड़ी उससे कहते हैं जी कि ये मुझे बहुत पसंद है अली मोहम्मद। यकीन जानो कि हर सियासी जमात में 3, 4, 5 मेरे पसंदीदा लोग हैं। तहरीक इंसाफ में अली मोहम्मद साहब उनमें से हैं जो मुझे बहुत सलीके से गुफ्तगू करते हैं, पैशन से लोगों की बात सुनते हैं और दलील के साथ अपने जवाब देते हैं। लेकिन मुझे ये बता दें अली मोहम्मद साहब, ये जयद किस्म के कानूनदान है कि जो हुकूमत तब्दीली हुई उसमें कहाँ से आइन की खिलाफ वर्जी हुई। चलो अभी मैं इसमें नहीं पढ़ता हूं कि क्या बैरून साजिश न हुई। आया जब तब्दीली होनी थी तो क्या तब्दीली आके कंटेनर पे खड़े होकर अंपायर की उंगली जो है वो दिखाई जाती और उसके जरिए की जाती। सीधी सी बात है कि आइन जो है एक ही गुंजाइश देता है और उसका आइन की सारी मदें पूरी की गई और इसके हुकूमत तब्दील हो गई। अब मुझे बताएं कि जी आप जो इमरान खान साहब जो है ये जो मांगते हैं इलेक्शन, ये तो 2014 में भी मांगते थे और अब भी मांगते हैं। जब इतने इलेक्शन अच्छे उसके अंदर तरियाक थे तो अपने वक्त के अंदर जब इतने क्राइसिस आए और कई जंगों पे कई मुहावजों पे वो लड़ रहे थे, एस्टेब्लिशमेंट के साथ एक और उनकी लड़ाई चल रही थी बुजदार के ऊपर और कुछ और चीज़ों के ऊपर, बाकी अपोजिशन के साथ अलहदा चले हुए थे। लेकिन जो क्राइटेरिया बनाया गया था, ये जो करप्शन को जो नैब के कवानीन है, नैब के कवानीन अपने इनके कवानीन भी देखे जाए, मतलब इनके कवानीन के अंदर यह कह दिया गया कि हमारी हुकूमत जो फैसला करेगी हुकूमती सतह पे
वो नैब के ये नौ भी अमेंडमेंट किया है। एक उनके ये नैब के चेयरमैन चाहिए था, बल्कि ये तो चाहते थे कि उसको मुजस्समा बना के रख दिया जाए। वो इतना नादर मुजस्समा चेयरमैन मिला है जो पाकिस्तान की तारीख में, जिसकी वीडियो भी खुद चलाई और वो इनके इमरान खान साहब के अपने दौर में उसकी वीडियो चलाई गई और अपने तर्जमानों के जरिए चलवाई गई। लेकिन इखलाकी रवायात कदरें हमारी इतनी एस्टेब्लिश हो चुकी हैं कि अली मोहम्मद साहब को भी वो डिफेंड करना पड़ेगा और भी इमरान खान साहब के बड़े सलीके के साथी हैं उनको भी डिफेंड करना पड़ेगा। जो लोग जो है ऐसे सलानी किस्म के खाना बदोश किस्म के तरीके साहब भी आए हैं उनसे मुझे तवक्कुआत नहीं है। लेकिन ये जो लोग हैं ये जो जिंदगी के अंदर एक वैल्यू सिस्टम लेके आए, एक आइडियलिज्म लेके आए तरीके इंसाफ में, उन पर क्या बीती होगी। फिर क्या नहीं पता कि जब चलो इसको मारे गोली, मैं बहस में नहीं पढ़ना चाहता। अली मोहम्मद साहब कभी घर में बैठ के अकेले में एवेल्यूएट करें और मुझे यकीन है कि उनको कहना भी नहीं चाहिए अगर उसका नतीजा खिलाफ में निकलता है। लेकिन ये इंपोर्टेड हुकूमत का नैरेटिव जो है, इनको नहीं पता कि ये कैसे तब्दील हुआ है। क्राइसिस ये है कि इस वक्त मुल्क जिस रट में है, आप इल्साक डार छोड़ो, आप एडम स्मिथ को कब्र से निकाल के ले आए जो कि अब जदीद हमारी मुआशियात का जो है जद अमजद है। इस मुल्क की मईशत मुझे कोई ठीक करा के दिखा दे। अब इसमें मुर्द इल्जाम मैं तो इमरान खान साहब को भी नहीं ठहराता, क्योंकि ना इमरान खान साहब ने पैनामा चलाया था, ना इमरान खान साहब ने कलेक्टर वज़ीर-ए-आज़म को जबरदस्ती घर भिजवाया था। ठीक है, इमरान खान साहब एज ए अपोजिशन लीडर उनका हक था, वो करते रहे। ना RTS इमरान खान साहब ने बिठाया था, ना नवाज शरीफ साहब को जेल में डाला था। यह जरूर है कि इमरान खान साहब ने कोई वैल्यूज नहीं छोड़ी कि आया सच बोलना है तो झूठ बोलना है, आप बोलते जाओ, कोई वो चेक करने वाला नहीं है। मैं ये भी नहीं कहता हूं कि जो मजहब का इस्तेमाल कर रहे हैं, मेरा ख्याल है ये अली मोहम्मद साहब की सोचने की बात है। को बताया जाए कि अगर थोड़ी नॉलेज मजहब की है तो उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करें, उसको इस तरह उसका बेईमाना इस्तेमाल ना करें कि आप लोग जो है ना खाम आपके अपने साथी जो है वो तकलीफ में चले जाए या वो दूसरी जो है किसी कस्म कुर्सी का शिकार हो जाए। ठीक, बाकी ये जो हुकूमत है, यकीन जानो कि मुझे आज तक समझ नहीं आई कि इनको कौन सी इफ्ताद आप पड़ी थी कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लेके आए थे। सिसकने देते हमेशा से करते आ रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब को मरवाना है तो सामने इमरान खान साहब को ले आएंगे, इमरान खान साहब को गिराना है तो आके शहबाज शरीफ साहब को ले आएंगे। इन्होंने अपने आप को पेश किया, इनको नहीं पता था कि मुल्क की हालत में है कि नहीं चलेगा। लेकिन वो जायज है, इमरान खान साहब इलेक्शन का मुतालबा कर रहे हैं, वो जायज नहीं है ना। कोई उनकी बात मान ली है तो मान लीजिए। ये नहीं हो सकता कि मुल्क के अंदर, मैं एक फिक्र आखिरी, ये नहीं हो सकता कि मैं आगे आपसे पूछूंगा, लेकिन इस पे तो बता दें सर, इलेक्शन मांगे। जी नियाजी साहब इस पे थोड़ा सा कमेंट्स करते हैं। मैं बिल्कुल ब्रेक पे जाऊंगा, फिर अपने मेहमानों की तरफ आता हूं कि चले मान लिया कि मईशत जो है वो नीचे से डंबर भी निकल के आए तो दुरुस्त नहीं कर सकता, लेकिन ये बताइए मरी हुई मईशत को, मरी हुई आवाम पर 70 अफराद काबीना का बोझ रखना, जिसके पास आपके पास पोर्टफोलियो भी नहीं है, आपके पास सीट भी नहीं है, ये कहाँ कर मजहब का खेज है डॉक्टर साहब, मजहब का खेज है। काम कर रहे हैं आप, यकीन जानो कि खुद तलाल बैठे हैं, डिफेंड कर ले, नहीं कर सकते। इवन शहबाज शरीफ साहब को बेशक आप ले ले, आप देखेंगे शहबाज साहब भी आय बाय शाय करेंगे, नहीं कर सकते। लेकिन अब क्राइसिस ये है कि जब आपने ये जो कोलिशन होती है, इमरान खान साहब एक पार्टनर को 3-3 4-4 मिनिस्टर नहीं दे रहे थे 3-3 4-4 सीट्स पे। ये हमेशा होता है कि जो मखलूत हुकूमतें होती हैं, ताजी हुकूमतें होती हैं, कौन नहीं जानता कि उसके अपने डायनामिक्स होते हैं, उसकी अपनी आस्किंग होती है। मतलब उन्हें 8 पीपल्स पार्टी के बंदे रखे हैं, उन्हीं के सारे हुकूमतें कायम हैं। इसका मतलब ये है कि सलाई को नहीं लेना था, इसका मतलब ये सर, इसका मतलब ये है कि इसका मतलब हम ये मान लें सर, हम ये मान लें न्याजी साहब कि इत्तेहादी हुकूमत मईशत को बेहतर करने के लिए, इमरान खान से मुल्क को बचाने के लिए नहीं आई थी, बल्कि वो पोर्टफोलियो एंजॉय करने के लिए आई थी, काबीना की, मिनिस्ट्री की, ठीक है, ये करने आई थी सर। ये तभी इसने 70 का जो है वो फिगर क्रॉस कर लिया है। मैं आगे चल के बात करूंगा। जी सर, बोलें कमेंट्स आखिरी नहीं, उसमें आपकी बात आपने कर दी है। देखो, बिल्कुल जाती गर्ज के लिए आई थी। हर सूरत में ये है कि आपने देखा कि मियां साहब का नारा था वोट को इज्जत दो। जब आप जो है उन्हीं लोगों से कंप्रोमाइज करते हैं जिन्होंने वोट की इज्जत इमरान खान ने तो पामाल नहीं की थी, और आप जब आपके लिए उनके दिल में जो है जो सहूलत पैदा हो जाती है। आपसे मैं सवाल कुछ पूछ रहा हूं, आप उधर जा रहे हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि ये इत्तेहादी हुकूमत 70 काबीना बनाने आई थी
या मईशत को बचाने आई थी? सर खुदा के लिए ये बता दें जरा सा बस। चले मैं आपसे मेरे आगे चल के सरकार पूछूंगा, मुझे काबीना ब्रेक के बनानी लिए आई कहा थी। जा रहा है, एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक जी। जनाब अली मोहम्मद साहब, एक सवाल आपके सामने रखना चाहता हूँ सर, और वो ये है कि सियासी इस्तेहकाम की तो बात कर रहे हैं इमरान खान साहब, और मुआशी इस्तेहकाम के हवाले से और इलेक्शन उसका हल बता रहे हैं, लेकिन सर ये मुझे बताइए कि, और ये भी कहते हैं कि इससे जमहूरियत मजबूत होगी, लेकिन आइन पे हम आते हैं, एक आइनी तरीक़ेकार है आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट का, उसको इमरान खान मुतनाज़ा क्यों बना रहे हैं? एक तो सवाल ये है सर, क्या रोल है इमरान खान साहब का इस अपॉइंटमेंट में? कोई रोल नहीं है सर, इमरान खान का भी नहीं है और किसी और का भी नहीं है, मासवाए वज़ीर आज़म के या आर्मी चीफ के। आइन जो बताता है 243 का 4, तो ये इस तरह इदारों को घसीटना भी तो सियासी इस्तेहकाम होगा एक तरफ। दूसरा जो है वो आप इलेक्शन डिमांड कर रहे हैं कि अक्टूबर में हर सूरत में हो, नहीं तो सितंबर में आपने ऐलान कर दिया है कि हर सूरत में लॉन्ग मार्च आप करेंगे। तो सर ये लॉन्ग मार्च करेंगे तो इससे तो सियासी अदम इस्तेहकाम और मज़ीद बढ़ेगा, और इससे मुआशी मसाइल और बढ़ जाएंगे, और मुल्क को भी नुकसान पहुँचेगा और जमहूरियत को भी पहुँच सकता है। जी अली मोहम्मद खान साहब। देखिए, एक बात तो जहाँ तक जो आर्मी चीफ का मामला है उस पे खान साहब ने ये मौक़िफ़ दिया है कि मैंडेट उन्हीं हुकूमत को हो जो कि एक जनरल एक इलेक्शन से आए, बेशक ये लोग हो। माजी में मियाँ साहब ने नहीं लगाए, मियाँ साहब 3 बार वज़ीर आज़म रहे हैं, नवाज शरीफ साहब ज़रदारी साहब रहे हैं, एक्सटेंशन भी दी थी उन्होंने कियानी साहब को। लेकिन क्या इस बात से कोई इनकार है कि ये एक हाइब्रिड प्लस टाइप की रिजीम है? आज से 6 महीने पहले जो है मुस्लिम लीग नून के या पीपल्स पार्टी के किसी शख्स को नहीं पता था कि वो हुकूमत में आएंगे। अदम एतमाद की बात अमेरिकन्स कर रहे थे और सीक्रेट साइफर भेजा जा रहा था, और यहाँ इनके पार्लिमानी लीडरान तक को नहीं पता था। वो वहाँ कह रहे हैं कि अदम एतमाद कामयाब हो वरना पाकिस्तान को संगीन नताइज भुगतने पड़ेंगे, और इमरान खान साहब को उतारो कुर्सी से। और यहाँ इनको पता भी नहीं था कि अदम एतमाद हम पेश भी कर रहे हैं। मैं पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर था, मेरे नॉलेज में नहीं था, आते वक्त तक इन लोगों को नहीं पता था। और ये कोई मजाक नहीं है डॉक्टर साहब कि क्या पाकिस्तान पे हमला वही हमला होगा जो कोई बॉर्डर क्रॉस करके या कोई खुदकुश बमबार होता है, या पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक एसेट्स पे बाहर से हमला होता है? क्या पाकिस्तान का वज़ीर आज़म पाकिस्तान का एक अहम तरीन ओहदा नहीं है? अगर सेल्फ इंडिजिनस एक मूव हो अदम एतमाद की, वो तो एक पॉलिटिकल प्रोसेस का हिस्सा है, उस पर तो नाराज़ ही नहीं होना चाहिए। माजी में हुआ, मुझे याद है मियाँ साहब का शायद पहला दौर था जब उनके खिलाफ आई थी, उनकी हुकूमत जब बेनज़ीर साहिबा के खिलाफ आई थी और मियाँ साहब की हुकूमत ख़त्म की गई थी, सुप्रीम कोर्ट से बहाल हुई, उसके बाद काकड़ फार्मूला के तहत शायद जाना पड़ा, वो चले गए। तो वो एक मुल्क के अंदर जो होता है वो आप एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन जब बाहर से ये सारा हुआ और उसको नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने एक्सेप्ट किया, खान साहब के नीचे भी थी और जब मियाँ शहबाज शरीफ साहब के नीचे थी उसने भी एक्सेप्ट किया। और मुझे आप डॉक्टर साहब बताएं, देखिए खुदा लगती बात करें, जब एक सुपर पावर, असल सुपर पावर सुप्रीम पावर तो ऊपर है, लेकिन जमीनी खुदा तो मौजूद है जिनको लोगों ने खुदा बनाया हुआ है। हमने उस खुदा जो ज़मीनी खुदा है उसके सोमनाथ को इमरान खान ने पाश करने की कोशिश की है, एब्सोल्युटली नॉट कह के। लेकिन जब एक ज़मीनी सुपर पावर एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री में बिलेटेड इंटरफेरेंस करती है, ये मजाक नहीं है डॉक्टर साहब। तो उसके बाद जब लोग आए हैं इख्तिदार में बैठे हैं, इन्होंने अपने से कितनी बड़ी ज्यादती की है। ऐसी जमात जिसका पाकिस्तान की दूसरी बड़ी जमात तो थी उस वक्त, और अपने आप को गवर्नमेंट इन वेटिंग समझ रही थी, और उनका ग्राफ, मैं बरमला इजहार करता हूं, ग्राफ इनका इस वक्त हमसे बेहतर था। अपनी हुकूमत में हम सीटें हार रहे थे, लोग जीत रहे थे। क्या हुआ? अवाम क्यों खान के साथ खड़ी हो गई?
मैं ये तो नहीं कह रहा, इस वक्त न्यायी साहब ने बात की है, मैं उससे टोटली डिसएग्री नहीं करता। गवर्नेंस के हमारे इश्यूज थे, लेकिन क्या इतने बड़े थे? क्या इतने बड़े थे कि उस पे मुल्क को उस नहज पे पहुंचा दिया जाए? मुझे बोलने दें, मुझे 1 मिनट 2 मिनट बात करने दें कि मैं सिर्फ चंद फिगर्स आपके सामने रख दूं कि आखिर हुआ क्या। वो कौन सा इकोनॉमिक बम फट गया इस मुल्क पे, क्या जुल्म हो गया कि हम जब हुकूमत में जब आए, डॉक्टर साहब मैं आपको थोड़ी सी फिगर्स दे देता हूं आपकी नॉलेज के लिए। 2018 में इमरान खान साहब ने हुकूमत संभाली, जून 18 में। हमारे अभी तलाल भाई ने बात की है, मैं फिक्स फिगर से बात करूंगा, मैं अपने से कोई नहीं बात छोड़ूंगा, फिगर्स आपके सामने रख दूंगा, फिर मैं तलाल भाई से भी पूछ लूंगा और आपके भी सामने भी रखता हूं कि हमें मुल्क मिला कैसे, हमने छोड़ा कैसे, और इस 4 साढ़े 4 महीने में आखिर हुआ क्या। जून 2018 इमरान खान वजीर आजम आने से पहले फॉरेन रेमिटेंसेस थे 19.9 अरब डॉलर। मियां साहब ने कितने छोड़े? भूल जाएं शेख खान साहब, मियां साहब वाज द मैन इन चार्ज। 19.9 अरब डॉलर आपका जून 2018 में रेमिटेंसेस थे। हम जब जून 2022 में हम इनको जो सारा हैंडओवर हुआ है या चीन के दिया गया है 31.3 अरब डॉलर, तो हमें 19 मिला, हमने 31 छोड़ा है। 19 मिला, 31 छोड़ा। एक्सपोर्ट्स हमें मिले 24.7 अरब डॉलर, हम 31.8 अरब डॉलर पे छोड़ के गए। तो एक्सपोर्ट्स बढ़ा के गए, फॉरेन रेमिटेंसेस जो हैं वो बढ़ा के गए, करंट अकाउंट डेफिसिट कम करा के गए, इनका 20 था हम 16 पे छोड़ के गए। और एक और फिगर्स आपके सामने रखता हूं, ये बहुत ही खतरनाक है, ये बहुत ही खतरनाक है। पाकिस्तान के कुल कर्जे का 15% सिर्फ इन 4 महीनों में लिया गया है, 750 अरब रुपए। कुल 75 साल के कर्जों का 15% सिर्फ 4 महीने में। इसका मतलब है कि अगर इनको 12 महीने मिल जाएं तो 50% पूरे पाकिस्तान के कर्जों का 1 साल में ही कवर कर लेंगे, इतने ये तगड़े हैं। जीडीपी ग्रोथ, मैं तलाल भाई के सामने फिगर्स रख देता हूं, ये अंधे को भी समझ आती है कि हम क्या छोड़ के गए। जीडीपी मार्च 2022 में जब हमारी हुकूमत थी 6 की जीडीपी थी, तारीखी 6 की जीडीपी, इस वक्त 2 की जीडीपी है। एग्रीकल्चर 4.4 पे हम छोड़ के गए, 4 महीने में -7 पे लेके आए। इंडस्ट्री 9.8% पे छोड़ के गए, इस वक्त 1.9 पे। सुने ना, सर्विसेज 5.7 और अभी 3.5। आखिरी टाइम नहीं है ना, 2 फिगर और मैं एक्चुअली इकोनॉमी का प्रोग्राम सुने महंगाई की बात है। 16.8% हमारे दौर में आखिरी महंगाई थी मार्च 2022 में। क्या हुआ कि सितंबर 2022 में 45% तक वो महंगाई पहुंच गई है। अब आप मुझे बताएं तो सारा कुछ आपको, मैं आइडियल नहीं कह रहा, लेकिन इससे बदरजहा बेहतर था। तो डॉक्टर साहब अब आप मुझे बताएं, हाँ, इस इंपोर्टेड हाइब्रिड रजीम का एक ही मकसद था इनके लिए कि इनके जो करप्शन के केसेस हैं, मैं सिर्फ एक सवाल, एक छोटा सा सवाल करके आपसे आगे जाऊंगा। अली मोहम्मद साहब, अली मोहम्मद साहब, एक और चीज, अली मोहम्मद साहब एक सवाल करके, जो लॉ पास हुआ है, जो लॉ पास हुआ है उस पर भी जरूर गौर करें। कोई गलती है उस सुकम को निकालें। मैं ये नहीं कह रहा कि इस्लाम के खुदा ना खास्ता खिलाफ है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि जो ट्रांसजेंडर लॉ पास हुआ है उसमें जो सुकम है इस्लाम के खिलाफ है, खुदारा उसको निकालें। उसमें मौलाना फजल रहमान साहब की भी जिम्मेदारी बनती है। जरूर, अगर सुकन है तो उसको हाईलाइट कीजिएगा, उसको हाईलाइट कीजिए। इसमें सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी है, जरूर होगा तो उसको किया जाएगा, हाईलाइट करिएगा। मैं सिर्फ एक सवाल करते हुए आगे जाता हूं तलाल चौधरी साहब के पास कि सर ये गवर्नमेंट जो है वो लीगल नहीं है, ये गवर्नमेंट जो है वो कानूनी नहीं है, ये गवर्नमेंट आईनी नहीं है, इसका फैसला कौन करेगा? अली मोहम्मद, डॉक्टर दानिश या इमरान खान या सुप्रीम कोर्ट, कौन करेगा सर? चले मैं तलाल चौधरी साहब की तरफ आ जाता हूं। जी तलाल चौधरी साहब, आपने अली मोहम्मद साहब की बात सुनी, उन्होंने इकोनॉमी छेड़ दिया। हालांकि मेरे पास इसका फैसला पाकिस्तान की आवाम करेगी, नहीं और वो इलेक्शन के जरिए करेगी, वोट के जरिए करेगी। आवाम नहीं है, कानूनी तौर को कानून का फैसला आवाम नहीं करती सर। सॉरी, कानून का फैसला आवाम नहीं करती सर। पाकिस्तानी सॉरी सर, कानून का फैसला आवाम, सॉरी सर अली मोहम्मद साहब, कानून का फैसला आवाम नहीं करती सर।
सर कानून बनाते हैं पार्लियामेंट और कानून की तशरीह करती है, आइन की तशरीह करती है सुप्रीम कोर्ट। ये फैसला करने का इख्तियार अवाम का नहीं है कि कौन कानूनी है और कौन कानूनी है। अवाम के मसले हल करने हैं और सियासतदान अपने मसले सियासी मैदानों में हल करें। माजरत के साथ अली मोहम्मद साहब, यू आर पार्लियामेंटेरियन है। सुने रोजाना अदालतों से हमने चले मैं तलाल साहब से पूछ लेता हूं। सर टाइम नहीं है ना, तलाल साहब को भी तो वक्त दे दूं। जी तलाल साहब क्या कहते हैं आप इसके ऊपर? जी तलाल साहब। मैं सबसे पहले तो अली मोहम्मद साहब ने जो फिगर्स दिए हैं, अगर आपने एक्सपोर्ट का, उन्होंने कहा कि उन्होंने 31 अरब डॉलर की छोड़ी थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह पिछली जो आपका समाई थी इन्हीं महीनों की, उससे 4% जायद एक्सपोर्ट इस दफ़ा हुई है। और इंशाल्लाह ताला अगर आपने 31 भी छोड़ी थी तो ये उससे बढ़ेगी। दूसरी बात, जो रेमिटेंस है वो भी आपके दौर से बढ़ी है, उसके बाद टैक्स कलेक्शन भी बढ़ी है। और रही सही ये मुझे बता दीजिए कि क्या हम इतने हमने तो मांग के वजीरे खजाना नहीं लगाए हुए। हमने तो कहा है कि अभी हमारे पास और भी बेहतर ऑप्शंस थी अगर हमारे साथ जुल्म ज्यादतियां ना हुई होती डार साहब की सूरत में। मगर उसके बावजूद हमें क्या जरूरत है कि हम IMF की डील के लिए आपके किए हुए जो मुआहदे हैं उसके तरले मिनते और वो सारी चीजें पूरी करते। और हमें किसने कहा था कि हम अपनी सियासत को दौर लगाकर ये बिजली और पेट्रोल बढ़ाते कि ये मुल्क बच जाए। हमें अगर एक तरफ पे मुल्क और दूसरी तरफ पर सिर्फ अगर इलेक्शन नजर आ रहा हो तो बड़ा आसान है। अली मोहम्मद साहब एक तकरीर नवाज शरीफ करेगा, ये यहां बिजली के बिल भी लोगों को माफ कर देगा, यहां पर वो कहे जी ये पेट्रोल भी, और उसके बाद वो कहे मुल्क जहां जाता है जाए, मैं अपना इलेक्शन और अपनी पॉपुलैरिटी एंजॉय करूं। आपने इस मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है। उसका बेड़ा गर्क करने के बाद उसकी पॉपुलैरिटी जो है उसको आप कह रहे हैं मैं पॉपुलैरिटी एंजॉय कर रहा हूं। और रही पॉपुलैरिटी की बात, अभी आपने कानून का तो सामना ही नहीं किया। आपके लिए 62-63 और है, मेरे लिए और है, आपके लिए और स्टैंडर्ड्स हैं, आम पाकिस्तानी के लिए और स्टैंडर्ड्स हैं। एक जैसे कानून पर आपकी जमात को तोलने दें जरा। फॉरेन फंडिंग, तोशाखाना, उसके बाद हीरे जवाहरात का हिसाब थोड़ा बहुत होने देना, चलने दें, और उसके बाद इलेक्शन होगा। क्यों इतने बेसब्रे हुए हैं? क्यों आपकी ये आपकी वो सुना हमने था बबल इकोनॉमी, आपकी ये पॉपुलैरिटी बबल पॉपुलैरिटी है कि ये फट जाएगी, अचानक के खत्म हो जाएगी। इसीलिए आपको बड़ी जल्दी है कि किसी ना किसी तरह इलेक्शन हो जाए। सब्र करें, 8-9 महीने बाद, साल बाद इलेक्शन आ जाएंगे और पॉपुलैरिटी का पता चल जाएगा। जरा सब्र तो तहम्मुल से ये गुजारे। और अगर बड़ी जल्दी है तो KP और पंजाब की असेंबलियां तोड़े, हम इलेक्शन लड़ते हैं उधर, वफाक का बाद में लड़ लेंगे। अच्छा सर, ये ज़रा सा बताइएगा कि अब जैसा कि ये सुनने में आ रहा है कि ये सितंबर में लॉन्ग मार्च करने जा रहे हैं, और लॉन्ग मार्च जो है वो उन्होंने कहा है कि जी अगर इसे रोका गया तो इसका बहुत शदीद रद्द-ए-अमल आएगा, और उनका ये ख्याल है कि बहुत बड़ी तादाद में लोग आएंगे अगर आपने इलेक्शन अक्टूबर में नहीं कराया। क्या कहते हैं इस पे तलाल साहब? डॉक्टर साहब अली मोहम्मद साहब को कहें कि ये लाइव इस वक्त आपका प्रोग्राम जा रहा है, लोग भी सुन रहे हैं, और अली मोहम्मद साहब अभी मैसेज करके इमरान खान साहब को आगाह कर दें, ना इलेक्शन अनाउंस होगा और ना इलेक्शन की तरफ अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी तक ये मुल्क जा रहा है। जो करना है, जो इनका दिल करता है ना कर लें, और ये जो इन्होंने तूफान उठाना है वो उठाकर दिखा दे। मैं देख लेना जी, हमने इनके लॉन्ग मार्च भी देख लिए, इस्तीफे भी देख लिए, इनके जलसे भी देख लिए, इनकी रैलियां भी देख ली। ये जो इन्होंने करना है कर लें। मैं आपके प्रोग्राम में डॉक्टर दानिश साहब, अली मोहम्मद साहब, इमरान खान को अभी मैसेज करें, आप तैयारी फरमाएं, फिक्र ना करें। आपको क्या है, मुल्क सैलाब में है तो फिर क्या हुआ, मुल्क डूबा हुआ है तो फिर क्या हुआ, मुल्क में वजीर आला आपके 2 हैं, वो दोनों का वो जलसे भरते रहे हैं। उन्होंने एक दिन कोई तस्वीर ही दिखा दे मुझे अपने वजीर आला की कि किसी सैलाब वाले के पास खड़े हो। उसके बाद आप पैसे इकट्ठे करते हैं जलसों के लिए, सैलाब वालों के लिए आपने सिर्फ वो शोभदाबाजी रखी हुई है। आपको क्या, आपको किसी चीज से, ना सैलाब से है, ना मुल्क से है, ना इकोनॉमी से है। आपको है कि किसी तरह इक्तदार, और इक्तदार आपका ख्याल है इलेक्शन से आपकी मर्जी से आएगा। मैं दोबारा कह दूं,
जो करना है तैयारी कर लें, तकड़ी तैयारी कीजिएगा। ये सितंबर, अक्टूबर में, नवंबर में, दिसंबर में, जनवरी, फरवरी, ये मार्च, ये कोई इलेक्शन नहीं हो रहा। इसका मतलब है कि जो ऐलान किया गया है अगस्त 2023, अली मोहम्मद साहब अगस्त 2023 तक का इंतजार कीजिएगा। और ये भी याद रखें कि आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट शहबाज शरीफ करेंगे। मैं एक छोटे से ब्रेक पे जाता हूं, फिर हफीजुल्लाह न्याजी साहब की तरफ आता हूं। वेलकम बैक जी। हफीजुल्लाह साहब, न्याजी साहब, दो तीन चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं इस महीने के हवाले से और आगे भी है। एक तो ये है कि सर तोशाखाना केस का फैसला महफूज हो गया है और ये बड़ा क्रिस्टल क्लियर केस है, लोग कह रहे हैं, आईनी माहिरीन है। बहरहाल क्या फ़ैसला आता है वो तो फैसला आने के बाद पता चलेगा। 22 सितंबर को सर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 रुकनी बेंच के सामने चार्ज फ्रेम होने जा रहा है इमरान खान साहब का। फॉरेन फंडिंग केस में FIA की फाइंडिंग जो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फाइंडिंग हो गई है, वो तो और आगे बढ़ गए हैं, बहुत कुछ मिल गया है उनको। तो ये तमाम चीज़ें, इसका फ़ैसला होने जा रहा है। खान साहब कहते हैं कि सितंबर में अगर आपने ऐलान नहीं किया, इनके फवाद चौधरी साहब ने भी, कि हम इससे आगे नहीं जाएंगे और हम एक भरपूर ताकत का मुजाहरा करेंगे और किसी भी सूरत में इलेक्शन आगे हम ले जाने नहीं देंगे और इनको आर्मी चीफ अपॉइंट करने भी नहीं देंगे। जी सर, क्या कहेंगे इसके ऊपर? डॉक्टर साहब, मैं 2-3 चीज़ें पहले क्लैरिफाई कर दूं। अगर कोई और का बात कर रहा होता तो मैं निकला जाता। हकीकत है कि ये स्पेशल रिस्पेक्ट फॉर अली मोहम्मद। मैं ऐसे इसी कहता हूँ कि मुझे लगता है कि ये बात तो थोड़ी सी सलीके की सुन लेते हैं। कई चीज़ों में हो सकता है मेरे अंदर कोई चीज़ें गलत मलत हो जाए तो ये मुझे तस्हीह कर सकते हैं। पहली बात तो ये है कि ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत का जो इनका नैरेटिव है, इमरान खान साहब उस नैरेटिव से अब थोड़े से हटे हुए हैं। उसको छोड़ें कि आजकल नैरेटिव आर्मी चीफ पे आ गया है। लेकिन मैं सर ये पूछता हूँ कि डोनाल्ड लू को अब्दुल्ला यार ने जो लेटर लिखा है और ये कहा है कि जी हम जो मामलात हैं इसको आप नज़रअंदाज करें, वो क्यों इतना अपॉलोजेटिक लेटर लिखा है, उनके साथ मामला फहमी किया और फिर सारा छप भी किया, वो नहीं किया। अब रॉबर्ट राफेल जो आई हैं, ये डॉक्टर साहब हेनरी किसिंजर के बाद अमेरिका की सबसे इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी हैं और ये जो साउथ हमारा ईस्ट एशिया है, इसके अंदर ये अमेरिका में अल्टीमेट चीज़ है। यह समझे अमेरिकन प्रेसिडेंट जो है वो इसके बाद आता है क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट जो है वो इसी स्ट्रॉन्ग बिलीवर है। और ये कोई ऐसी थी कि जिसकी पर्दादारी रही। आपको पता है कि आज तक वाज़े अल्फाज में, वो कहते हैं ना, कूलू कौलन सदीदा, जो एक बंदा बात करता है तो तकड़ी करता है, खड़ी करता है और तीर की तरह स्ट्रेट करता है। तो आज तक देखिए इमरान खान साहब से जब इमरान खान साहब ने सवाल किया तो उन्होंने जवाब ये नहीं था मेरी मुलाकात हुई है, उन्होंने सिंपल ये कहा कि जी मैं उनको पुराना जानता हूँ। फिर उसके बाद जो सफ़ीरों के ऊपर इमरान खान साहब ने जो इतराज़ात किए, राइट किए होंगे मेरे नज़दीक, तो वो भी ज़रूरत नहीं थी क्योंकि ये काम पाकिस्तान में अरसे से हो रहा है कि सफ़ीर प्राइवेट लोगों को मिलते रहते हैं। लेकिन जब अमेरिकन सफ़ीर को अभी चंद हफ्ते पहले फवाद चौधरी साहब मिले या अमेरिकन सफ़ीर KP चले गए, तो इसके अंदर इनको ये फिर पता होना चाहिए कि आप जब ऐसी बातें करते हैं तो आपकी जो 4 उंगली आपकी अपनी से तरफ आती हैं, उनको कम से कम उसको एक्नॉलेज करें कि ये बातें दुरुस्त है। फिर इकॉनमी का बात बताई। अब मुझे बताएं कि 2018 के अंदर हमारा जो ट्रेड डेफिसिट था 2017-2018 में, ट्रेड डेफिसिट हमारे साथ 37 बिलियन का, हमारी रिमिटेंसेस थी 19 बिलियन की, तकरीबन 18 बिलियन समथिंग का ट्रेड डेफिसिट बनता था। इसहाक डार साहब के जिम्मे लगाया गया था कि ये आखिरी साल छोड़ के गए थे। बात भूलें कि 12,000 मेगावाट बिजली छोड़ के गए थे और CPEC का 18 अरब रुपया पाकिस्तान में इन्वेस्ट हो चुका था उस वक्त तक। अलावा उसके बाकी इन्वेस्टमेंट्स हैं, जो रोड्स नेटवर्क बने, जो कुछ आपके सामने है, इसको भूल जाएं। जो कर्जा था जिसका बड़ा रोना रोया गया और 24,000 अरब का कर्जा बताया गया, 22,000 अरब का कर्जा का इजाफा हुआ। अब इमरान खान साहब जब उसे तकरीर कर रहे थे, मैं सुन रहा था लाइव, मुझे अफसोस हुआ जब उन्होंने कहा कि 20 अरब का ट्रेड डेफिसिट नून हुकूमत ने छोड़ा था और हमने जो है 16 अरब का किया है। दोनों जगह गलती थी। उन्होंने छोड़ा था 19 अरब का
और ये छोड़ के गए थे तकरीबन पौने 18 अरब का। इनका 48 अरब की इनकी जो थी ट्रेड डेफिसिट था, 31 अरब की रिमिटेंसेस थी, 48.70 की जो थी ट्रेड डेफिसिट था। तो ये हो गया 17 अरब और जिसको कहना चाहिए 70 करोड़, तो यानी कि 48.70 का। आप लेते हैं जितनी फिगर्स ले लें, 6 पे छोड़ के गए थे अली अहमद साहब, बिल्कुल कंपेयर करें अपना पहला साल और मुस्लिम लीग नून का या पीडीएम का पहला साल कंपेयर करें, दोनों का पता चल जाएगा कि इनकी इकोनॉमी ग्रोथ क्या थी। जब 6 पे इन्होंने ली तो आया इनके पास इकोनॉमी ग्रोथ जो थी वो माइनस में थी या 1 पे थी या 1.5 पे थी। दूसरे साल की भी कंपेयर कर ले, चलो वो तो कोरोना आ गया, पहला साल कभी नहीं बताएंगे कि कोरोना नहीं था। 2018 अगस्त इमरान खान ने जून में इख्तियार नहीं लिया था, वो मेरे ख्याल स्लिप ऑफ टंग हो गई है अली साहब की। इमरान साहब ने ओथ लिया था 18 अगस्त 2018 में, और 2019 तक जो है कर ले 3 मिनी बजट लाए थे। अच्छा, इसी तरह हमारे छोड़े इसको कि पाकिस्तान का इकॉनमी साइज जो इसाक डार साहब छोड़ गए थे, ये मिफ्ताह इस्माइल साहब नुसरत संभाला, 335 अरब का इकॉनमी साइज था। पहले साल इकॉनमी साइज श्रिंक होकर 285 पे आ गया, दूसरे साल श्रिंक होकर 275 पे। फिर खैर कोरोना थी, बिल्कुल जायज वजह है, बिल्कुल सही कहा, कोरोना को एक अनहोनी सी चीज़ थी, उसको इन्होंने बड़ा अच्छा हैंडल किया, मैं बिल्कुल मानता हूँ, कोई इसमें बात ही नहीं है। जिस चीज़ को इन्होंने अच्छे तरीके से हैंडल किया वो भी हमारे सामने। लेकिन ये जो 22,000 अरब का जो कर्जा लिया है, उनकी तो इन्वेस्टमेंट्स है, आपको समझ है कि आपको 12,000 मेगावाट बिजली दे के गए, और 2000 जब इन्होंने उठाया तो हमारी लामहाल एक्सपोर्ट बनी थी। ये तलाल बैठे फैसलाबाद में बताएंगे कि ये 2013 में 24 घंटे में से 25 घंटे बिजली नहीं आती, लूप बंद पड़ी थी, सारे मजदूर सड़कों पे बैठे थे, ये सारा था। जब बिजली आ गई कारखानों में चलना था, आपकी हुकूमत आती कुछ होती, लेकिन आए उस रफ्तार। टाइम खत्म हो रहा है, आखिरी 1 मिनट है सर आपके पास। बाकी ये कि जी क्राइसिस ये कि जी मैं पर्सनली समझता हूँ कि इमरान खान साहब की जो चीज़ें हैं जो उन्होंने बताई हैं, उनके साथ पता नहीं कौन का मुतफिक हो गया, तहरीक इंसाफ अक्सर उनके नैरेटिव ओन नहीं करती। तो इस तरह का ऐसी चीज़ें कि जिसमें आपका साथी आपके साथ नहीं चल रहे, आप एक दिन जो है जब हवा में हाथ लगाते हैं, ललकारते हैं, अगले दिन आप पीछे चले जाते हैं, तो उसका कोई ऐसी बात नहीं है। फिर आप ये समझते हैं कि और बिल्कुल शायद सही समझते हो कि मैंने एस्टेब्लिशमेंट को, मैं तो कहता हूँ मैं तो शुक्रगुजार हूँ, खुदा गवाह है कि मैं 3 साल मेरा बैन लगा रहा अखबार में कॉलम छपने पे। इमरान खान साहब के दौर में इनका कसूर नहीं था, किसी और ने बैन लगवाया। फिर मेरा टीवी पे महीना मेरा बैन लगा रहा, और पैमरा ने लगाया, सारी पाबंदियां हमने झीली, और उसमें क्या था, कम से कम आज हम खुल के डिस्कस कर सकते हैं और हर करेक्टर डिस्कस कर रहे हैं। इसका मैं इमरान खान को शुक्रगुजार हूं। टाइम खत्म हो गया सर, तकरीबन टाइम खत्म हो गया। न्याजी साहब, टाइम तकरीबन खत्म हो गया। मैं एज ए एंकर मईशत पे मेरे पास बड़ी सॉलिड फिगर है, कंपैरिजन है परवेज़ मुशर्रफ से लेकर आपके जरदारी साहब, नवाज शरीफ साहब, इमरान खान साहब और 5 महीने की। लेकिन क्योंकि एज ए एंकर मैं कंपैरिजन में नहीं आना चाहता, मेरे साथियों ने जो बोला आपने सुना, लेकिन कहीं कहीं ऐसी चीज़ें होती हैं जहां पर काउंटर करना पड़ता है, लेकिन आज टाइम नहीं था। बहरहाल आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। डॉक्टर दानिश को याद दीजिए। अल्लाह हाफिज़।